प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका जीव विज्ञान के पद पे हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है आनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, मेंडल के वंशागति के नियम तथा लिंग निर्धारण है। दूसरा है जैव विकास, उपार्जित लक्षण एवं आनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास के प्रमाण, जीवाश्म विकास के चरण, मानव विकास और प्रगति में अंतर। आज हम पहला भाग वंशागति या आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होती है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। ऐसे ही नीम के बीज से नीम का पौधा ही उगता है, आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है। इस तरीके से आपने एक बात गौर की होगी कि अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करना या संतान उत्पन्न करना सजीवों का मुख्य लक्षण होता है। जब मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है तो उसके जो कुछ लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषण कहते हैं। और जब ये आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं या आनुवांशिकता कहते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया कि जो मानव है या एक सजीव से दूसरे सजीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण वंशागत होते हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो भिन्न भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने अपने घर में ही देखा होगा कि आपके भाई बहन एकदम क्या आप जैसे ही हैं, या आपके भाई बहन या आप क्या अपने माता पिता की तरह ही हैं, क्या उनकी कार्बन का कॉपी हैं? नहीं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ अलग ज़रूर हैं। ये भिन्नता ही हमें पहचानने के लिए अनिवार्य होती है, हम पहचान कर पाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएशन या भिन्नता। ये जो भिन्नता होती है वो अलैंगिक जनन में भी देखने को मिलती है। जैसे अगर जीवाणु है, एक जीवाणु से हमें 2 जीवाणु मिलते हैं और वो 2 जीवाणु जो पहली मात्र कोशिका होती है उसकी पूरी कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े से उनसे भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब एक जीवाणु के DNA से 2 जीवाणु बने तो वहाँ पे प्रतिरूपण की क्रिया होती है। इस क्रिया के होने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाती है। जब ये त्रुटि रह जाती है, इसकी वजह ही से वेरिएशन होता है या भिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं जैव विकास के लिए कच्चा माल है। कुछ भिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, इनको हम जेनेटिक विभिन्नता कहते हैं। लेकिन कुछ विभिन्नताएं ऐसी हैं जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं और इनको हम कायिक विभिन्नता या सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं। बच्चों, हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में हम आनुवांशिक लक्षण, वंशागति या समानता या विभिन्नता वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसको हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था।
आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। बच्चों, ये ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? आइए इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुई थी। इन्होंने आनुवंशिकी के नियम की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी थे। इनकी गणित और विज्ञान में इनकी बहुत रुचि थी, इसके लिए ये वियना विश्वविद्यालय भी गए और वहाँ से ये गणित और विज्ञान की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। खाली समय में इन्होंने अपने जो चर्च था उसके पीछे जो बगीचे थे उसमें मटर के पौधे बोए और उसमें जो लक्षणों की वंशागति हुई उसका अध्ययन किया। बच्चों, अब हमने देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को ही चुना था। मटर के पौधों को चुनने के पीछे कुछ कारण थे। वो कारण इस तरह है, जैसे मटर के पौधे की शुद्ध प्रजाति उपलब्ध थी, यानी शुद्ध रूप से बौने और शुद्ध रूप से लंबे पौधे हमारे पास थे। दूसरा, मटर का पौधा 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। अल्प जीवन काल होने के कारण इसके विभिन्न गुणों का अध्ययन सरलता से संभव है। कहने का आशय ये है कि क्योंकि इसमें समय कम लगता है, इसका जीवन काल कम है, तो किसी भी प्रयोग करने पे निष्कर्ष जो की प्राप्ति हमें जल्दी हो जाती है, बहुत लंबे समय तक उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तीसरा, मटर के पौधे में नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, जिससे उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है और साथ ही साथ परपरागण की भी क्रिया हो जाती है। चौथा, मटर के पौधे में विपरीत लक्षण, जिसे हम विपर्यासी लक्षण भी कहते हैं, पाए जाते हैं। अब ये विपर्यासी लक्षण क्या है? विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है विपरीत लक्षण, एक दूसरे के विपरीत लक्षणों का होना। ये विपर्यासी लक्षण है, देखिए ये वो जैसे बीज का आकार गोल भी होता है और झुर्रीदार भी होता है। बीज का रंग पीला भी होता है और हरा भी होता है। फूल का रंग बैंगनी भी होता है और सफ़ेद भी होता है। फली का आकार फूली हुई भी होता है और सिकुड़ी हुई फली भी होती है। इसी तरह फली का रंग हरा भी होता है और पीला भी होता है। पुष्प की स्थिति अक्षीय भी है और अंत्य यानी कक्षीय भी है। तने की ऊंचाई लंबा भी है और बौना भी है। इस तरीके से आपने देखा कि जो इसके लक्षण थे, ये 7 लक्षण ऐसे हैं जो विपर्यासी हैं, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं। मेंडल के वंशागति का नियम। मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, या हम इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है वो एक जीन की वंशागति है और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में 2 जीन की वंशागति है। अब ये एक जीन की वंशागति क्या होती है? मेंडल ने एक समय पे एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया। एक जीन की वंशागति का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक संकरण किया, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया। जब इन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया तो उनको जो संतति पौधा मिला
वो लंबा पौधा मिला। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लंबा पौधा जो लंबेपन का जीन है वो प्रभावी जीन है या प्रभावी कारक है। मेंडल ने इसे कारक कहा था, कैपिटल जी इसको कारक कहा था, प्रभावी कारक है। और जो बौनेपन का कारक है वो अप्रभावी कारक है। तो देखिए, एक संकर संकरण किसे कहते हैं? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर और मादा में संकरण कराया जाता है तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं। एलील या एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं? एलील जोड़े में स्थित दो विपरीत लक्षण या फैक्टर, उसको हम एलील कहते हैं। जैसे टी तथा टी, ये जो है एलील है या एलिलोमॉर्फ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी का मतलब लंबेपन से है और स्मॉल टी का मतलब बौनेपन से है। इसलिए ये दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इन्हें एलिलोमॉर्फ कहेंगे। बच्चों, मेंडल के नियम जानने के लिए हम कुछ टर्म्स को भी जानेंगे, जैसे होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं? जब एक जोड़ी या समयुग्मजी जब एक जोड़ी एलील में दोनों एलील प्रभावी हो या दोनों एलील अप्रभावी हो। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, ये कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी प्रभावी लक्षण होता है, लेकिन इसमें देखिए दोनों ही कैपिटल टी है, यानी ये होमोजाइगस है। इसमें भी स्मॉल टी दोनों ही क्या है? दोनों ही फैक्टर बौनेपन को दर्शाते हैं और सेम है, दोनों ही फैक्टर एक समान है, स्मॉल टी, इसलिए ये क्या है? समयुग्मजी है, यानी होमोजाइगस है। इसी प्रकार हेटेरोजाइगस, एक जोड़ा एलील में जब एक एलील प्रभावी होगा और दूसरा एलील अप्रभावी हो तो उसको कहेंगे विषम युग्मजी। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ कैपिटल टी ये प्रभावी लक्षण होता है और स्मॉल टी यानी ये अप्रभावी लक्षण है। तो ये जो बना आपका, ये जो है ये विषम युग्मजी पौधा है। फिर देखिए संकर देखिए क्या किसे कहते हैं? या हाइब्रिड। विपरीत लक्षण वाले नर और मादा में निषेचन के फलस्वरूप संतान को संकर तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। जैसे अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं तो, या लंबे पौधे का क्रॉस जो हम बौने पौधे के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लंबा पौधा तो प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बौनेपन का भी फैक्टर उसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार जो पौधा हमें मिला वो संकर पौधा है या हाइब्रिड पौधा है। फिनोटाइप और जीनोटाइप। किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं और किसी जीव की जीवनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अब इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि मेंडल का एक संकर संकरण कैसे हुआ। जैसे देखिए, ये जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा था, यहाँ पे शुद्ध बौना पौधा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही लक्षण को लिया गया है और उनके बीच क्रॉस कराया गया है, तो F1 पीढ़ी में हमें संकर पौधा प्राप्त हुआ है। ये देखने में लंबा है, यहाँ पे हमें विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ है और जो संकर है। ठीक है, अब जब इसमें वापस से स्वपरागण की क्रिया होती है, जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो क्या होता है? यहाँ पे हमें कैपिटल टी मिलता है और स्मॉल टी युग्मक निर्माण के समय हमें प्राप्त होता है। तो F2 जनरेशन में या F2 पीढ़ी में हमें समयुग्मजी लंबा पौधा, विषम युग्मजी लंबा पौधा, विषम युग्मजी लंबा पौधा और समयुग्मजी बौना पौधा प्राप्त होता है। यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी
क्या होते हैं। आगे हम नियम की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के अंतर्गत हम एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ कराते हैं। यहाँ पे जो इसका जीनोटाइप है जनक पीढ़ी का, वो कैपिटल टी है, यानी जो यहाँ पे फैक्टर प्रेजेंट है वो क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और यहाँ पे जो फैक्टर प्रेजेंट है वो है स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब यहाँ युग्मक बनता है, युग्मक निर्माण के समय यहाँ पे कैपिटल टी आता है और यहाँ स्मॉल टी। जब क्रॉस होता है तब देखिए F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त होता है, विषम युग्मजी लंबा पौधा, यानी ये पौधा देखने में लंबा है परंतु इसमें बौने पौधे का भी फैक्टर मौजूद है, कारक मौजूद है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में दो विरोधी लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रथम पीढ़ी में संकरण कराया तो हमने क्या देखा कि जो कैपिटल टी हमें क्या लंबा पौधा मिला, जो ये लंबा पौधा जो है वो प्रभावी कारक है और जो बौना पन का पौधा है वो अप्रभावी है। पौधा बौनेपन का कारक वो अप्रभावी कारक है। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक डिस्क्रीट इकाइयों के द्वारा होता है। कारक जोड़े में होता है, जोड़े में होता है कारक, क्योंकि जो मटर का पौधा होता है वो द्विगुणित होता है, जिसकी वजह से उसमें जो कारक होते हैं वो हमेशा जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। और यदि कारक जोड़े के सदस्य असमान है तो उसमें एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी कारक होता है। इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। बच्चों, हमने पहले ही बताया आपको कि आपने पढ़ा था कि पहली पीढ़ी में हमें क्या मिल रहा है, विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। और जब विषम युग्मजी लंबा पौधा सेल्फ पॉलिनेशन करता है या स्वयं परागण की क्रिया जब उसमें होती है तो दो युग्मक का निर्माण होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो यहाँ पे हमें समयुग्मजी लंबा पौधा, विषम युग्मजी लंबा पौधा, विषम युग्मजी लंबा पौधा और समयुग्मजी बौना पौधा प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है, यानी ये शुद्ध रूप से हमें लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी यहाँ पे जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो संकर प्रवृत्ति के हैं। और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी यहाँ पे शुद्ध रूप से बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा कि F1 पीढ़ी में जब हम शुद्ध पौधे लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ हमने कराया था तो हमें क्या मिला था, विषम युग्मजी लंबा पौधा मिला था। ठीक है, तो यानी कि दोनों कारक यहाँ पे मौजूद थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि जर्म प्लाज्म में एक साथ रहते हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते हैं। जब F2 पीढ़ी बनती है तो ये अपना अलग अलग शुद्धता के साथ पृथक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी मिला और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी शुद्ध रूप से मिल गया, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ देखिए फिनोटाइप अनुपात हमें मिल रहा है 3:1, यानी 3 पौधे जो ऐसे थे जो देखने में लंबे और एक पौधा बौना है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें यानी जीनी संरचना की बात करें तो हमें एक पौधा पूर्ण रूप से लंबा, 2 पौधे संकर और एक पौधा जो है वो पूर्ण रूप से बौना प्राप्त हो रहा है।
इसीलिए इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो युग्मक है जो मिश्रित हो गए थे, जो एक साथ प्रेजेंट थे पहली पीढ़ी में, वो F2 पीढ़ी में आके अलग अलग हो गए हैं। एक संकर में उपस्थित एक लक्षण के दो कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि युग्मक निर्माण के समय वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु F2 पीढ़ी में तुलनात्मक लक्षणों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब बात करेंगे हम दो जीन की वंशागति का। अभी तक बच्चों हमने क्या देखा, हम एक एक लक्षण को लेके चल रहे थे, या मेंडल एक एक लक्षण को लेके चल रहे थे और उन्हीं के बीच क्रॉस करा रहे थे। अब यहाँ पे दो जीन की वंशागति है। मेंडल ने द्विसंकर संकरण में दो जीन की वंशागति का अध्ययन किया। द्विसंकर संकरण एक ऐसा संकरण है जिसमें दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पे द्विसंकर संकरण कराया। यहाँ पे देखिए द्विसंकर संकरण क्या होता है, दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर और मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए दो लक्षण आपके हैं, बीज का रंग, बीज का आकार। इसमें बीज का रंग क्या है, पीला और हरा लिया गया, और बीज का आकार जो है वो गोल और झुर्रीदार लिया गया। ठीक है, बीज का रंग पीले रंग के लिए कैपिटल Y का एली का इस्तेमाल किया गया है, और हरे रंग के लिए स्मॉल y एली का इस्तेमाल किया गया है, और बीज के आकार के लिए कैपिटल R एलील है और वो गोल को दर्शाता है, और झुर्रीदार को स्मॉल r एलील दर्शाता है। इसमें हमारे जो जनक पौधा है वो गोल और हरे बीज वाला है, और झुर्रीदार और पीले बीज वाले जनक के पौधों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे दो लक्षण लिए गए हैं। गोल और हरे बीज वाले के पौधे के लिए जो जीनोटाइप है वो कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल y है, और झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे के लिए जो जीनोटाइप है वो स्मॉल r, कैपिटल Y है। यहाँ से हमें युग्मक मिलता है कैपिटल R, स्मॉल y, यहाँ स्मॉल r, कैपिटल Y। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में हमें गोल और पीले बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। यानी जो संतति पौधा होता है वो गोल और पीले बीज वाला होता है। यहाँ पे इस गोल और पीले बीज वाले मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो हमें जो युग्मक प्राप्त होता है वो है कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y। ये चक्कर बोर्ड है। इस चक्कर बोर्ड पे एक तरफ हम नर युग्मक लिखते हैं और एक तरफ मादा युग्मक लिखते हैं। यहाँ पे पहले नर युग्मक में नर युग्मक के मादा युग्मक के साथ संयोग कराया जाता है। जब कैपिटल R, कैपिटल Y का संयोग कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ होता है, जो संतति पौधा प्राप्त होता है वो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y जीनोटाइप का होता है। यानी गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। कैपिटल और R, कैपिटल Y जब स्मॉल r कैपिटल Y के साथ संयोग करता है तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y प्राप्त होता है। यानी जो यहाँ पे संतति पौधा है वो
हमें गोल और पीले बीज का प्राप्त होता है। फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई का संयोग कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ होता है। तो यहाँ पे जो हमें युग्मनज मिलता है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होता है। यानी जो संतति पौधा है उसके बीज क्या होंगे, गोल और पीले होंगे। फिर से कैपिटल आर और कैपिटल वाई का संयोग स्मॉल आर स्मॉल वाई से होता है। तो हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जीनोटाइप का पौधा संतति पौधा प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे जो पौधा मिलेगा उसके बीज कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे, आकार में गोल होंगे और रंग में पीले होंगे। इसी तरीके से देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई का संयोग कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ होता है। तो यहाँ पे जो हमें जीनोटाइप मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी यहाँ पे जो पौधा हमें प्राप्त होगा वो पुनः गोल और पीले बीज वाला संतति पौधा हमें प्राप्त होगा। फिर से स्मॉल आर कैपिटल वाई का संयोग स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ होता है। तो हमें जो संतति पौधा मिलता है वो स्मॉल आर कैपिटल वाई जीनोटाइप का होगा। यानी यहाँ पे जो हमें मटर का पौधा मिलेगा वो झुर्रीदार और पीले रंग का मिलेगा, झुर्रीदार और पीले रंग के बीज वाला मिलेगा। फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई का संयोग कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ होता है। तो हमें जो युग्मनज मिलता है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप वाला होता है। यानी जो हमें यहाँ पे पौधा मिलेगा उसके बीज गोल और पीले रंग के होंगे। इसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल वाई का संयोग स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कराते हैं तो हमें स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे ये जीनोटाइप प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे प्राप्त होने वाला जो पौधा है, जो संतति पौधा है, उसके बीज वो झुर्रीदार और पीले रंग के होंगे। इसी प्रकार इस चक्कर बोर्ड में हम नर युग्मक का मादा युग्मक से क्रॉस कराते हैं। इससे जो निष्कर्ष निकलता है ये देखिए कि फिनोटाइप अनुपात यानी गोल और पीला बीज वाले जो पौधे मिलते हैं वो संख्या में 9 है और झुर्रीदार और पीले बीज वाले जो पौधे मिलते हैं वो संख्या में 3 है। गोल और हरे बीज वाला जो पौधा है वो संख्या में 3 है। झुर्रीदार और हरे बीज वाला जो पौधा है वो संख्या में 1 है। हमने ये चीज़ देखी कि गोल और झुर्रीदार लक्षण की वंशागति जो है वो पीले और हरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती है। वो ये लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है मनुष्य में वो वंशागत है। मनुष्य में कुल गुणसूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं। उसमें से 22 जोड़ी जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम होते हैं। यही नर और मादा संतति होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे नर है और ये मादा है। हमने बताया कि नर में X और Y सेक्स निर्धारण क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मादा में X और X सेक्स निर्धारण क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब नर के X का संयोग मादा के X के साथ होता है तो वहाँ पे लड़की का जन्म होता है
और जब नर के Y का संयोग मादा के X के साथ होता है तो वहाँ पे लड़का पैदा होता है। तो आपने देखा सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़की होती है, तथा जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे भाग 1 समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगले भाग में हम जैव विकास पढ़ेंगे, वो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।